हाँ जी, हमारा 6 चैप्टर हो चुका है। नाउ हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन एनालिसिस। हाँ जी, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन। Production refers to the transformation of input or resources into output and goods and services. Production is a process in which economic resources or input like labor, land, and capital are combined by enterprise to create economic goods and services. ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम रॉ मटेरियल से फाइनल गुड यानी कि फिनिश गुड्स रेडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया है, विद द हेल्प ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल हम क्या करते हैं? इनपुट को, यानी कि इनपुट क्या है हमारी? ये लैंड, लेबर, कैपिटल हमारी इनपुट है। इन तीनों को लगाएंगे जिससे हमारी आउटपुट निकल के आएगी इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स। फर्म है जो, उसको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब वो प्रोडक्शन करती है। तो डिसीजंस कौन से होते हैं? वेदर और नॉट टू एक्चुअल प्रोडक्ट और शट डाउन। उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है सबसे पहले कि उनको प्रोडक्शन करनी भी है या नहीं करनी। देन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करना है? लैंड और लेबर करना है, या लेबर और कैपिटल करना है, या लैंड और कैपिटल करना है? कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी है? किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन की? ठीक है, ये देखो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या इनपुट लगाया फर्म ने और हमारा आउटपुट निकल के आया, दैट इज फिनिश गुड। इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे स्टील। स्टील लिया आपने या आयरन लिया आपने और एंड रिजल्ट आपका साइकिल बना। ठीक है, साइकिल बनाया। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन that specify the output of the firm, an industry or an enterprise is economic for all combination of input. In other words, it show the function relationship between the input used and the output produced. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो भी इनपुट यूज हो रहा है और जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, उन दोनों का रिलेशनशिप, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जो इनपुट हम लगा रहे हैं और जो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है, उन दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। इसको कैसे निकालते हैं हम? Q इज इक्वल टू एफ। एफ यानी कि फंक्शन ऑफ x1, x2, xk। x1 और xk ये सब क्या है? ये इनपुट है जो जो यूज हो रहे हैं, और क्या वो क्या है? जो आउटपुट है वो जो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम दो इनपुट लगा रहे हैं तो एक्स वाई ले लेंगे। हाँ जी, इसमें कैपिटल और लेबर को लेके आउटपुट निकाली गई है। उन्होंने ऊपर बोला है, बाय होल्डिंग कैपिटल कंसिस्टिंग एट 1 यूनिट एंड इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ लेबर यूजिंग फ्रॉम 0 to 6, लेबर की यूनिट 0 से 6 तक, वी गेट टोटल डक्ट ऑफ लेबर इन अ कॉलम 2 बिलो इन द टेबल।
ये देखो इस एग्जांपल से वो सारा क्लियर करेंगे। 3 टर्म्स दी हुई हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकालना है? टोटल प्रोडक्ट इज अ टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय दैट many unit of variable factor, that is labor. For example, if on a farm 2000 kg of wheat were produced by 10 men, the total product will be 2000 kg. और मतलब एक फर्म है 2000 किलो व्हीट प्रोड्यूस कर रही है और वो 10 मैन के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ये टोटल बताया। देन एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल को डिवाइड कर देंगे लेबर के साथ। तो 2000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई हमारी? दैट इज 200। ठीक है, फिर मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल का फॉर्मूला क्या है? यूजिंग वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देन द 11 मैन इज नाउ एडेड टू दिस फॉर्म एंड आउटपुट विल बी 2100। ठीक है, मार्जिनल हम बोलते हैं, मार्जिनल मैंने पढ़ा बताया था आपको, मार्जिनल किसको बोलते हैं? एक एक्स्ट्रा को। ठीक है, तो अगर मार्जिनल निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इसमें एक एक्स्ट्रा पर्सन ऐड कर देंगे। 10% की बात हो रही थी, हमने 11 को ऐड कर लिया। जो 10% है वो पर पर्सन 10% थे पहले, अब हमने एक और पर्सन ऐड कर लिया, तो अब कितना हो गया? 2100 हो गया। ठीक है, तो TL डिवाइड बाय DL यानी कि 100। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 210 आपका इसका दिया हो आएगी, एवरेज आएगी। एवरेज आपका आएगा 100। पहले 2000 पे हो रहा था, अब 2100 पे हो रहा है, तो एवरेज कितनी आ गई? 100। ये देखो एवरेज का क्या निकालना है? टोटल को एल से डिवाइड यानी कि लेबल से, जो एक्स्ट्रा वाला टोटल आया उसको। ठीक है, ये देखो ऊपर सामने में वो जो ये बना हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। जो टोटल में चेंज आया और जो लेबर में चेंज आया उसको डिवाइड करना है आपस में। ठीक है, और जो एवरेज है उसमें चेंज को नहीं, उसमें जो भी टोटल दिया हुआ है उसको सीधा लेबर से डिवाइड कर। क्लियर है बेटा? देन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। देखो शॉर्ट पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड मीनिंग तो सेम ही है। अब टेक्निकल रिलेशनशिप बता रहे हैं इन अ शॉर्ट रन यानी कि कम समय के लिए, और लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग लंबे समय के लिए। ठीक है, क्या बता रहे हैं? टेक्निकल रिलेशनशिप बता रहे हैं अब हम इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, अगर वो शॉर्ट समय के लिए बता रहे हैं तो वो शॉर्ट रन हो जाएगा, और अगर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए बता रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोडक्शन जो हो known as variable proportion type production function as in this the capital labor ratio changes। शॉर्ट टर्म क्या है? जिसमें चेंज कर सके प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म क्या है? जिसमें कंसिस्टेंट रहे प्रोपोर्शन, सॉरी प्रोपोर्शन, मतलब कि तीनों का कितना कितना पार्ट हमने यूज करना है। अगर हम वेरिएबल पार्ट यूज करते हैं दैट इज शॉर्ट टर्म, और जब हम लॉन्ग टर्म पे चलते हैं तो हम कंसिस्टेंट पार्ट यूज करते हैं, कैपिटल का भी, लेबर का भी और लैंड का। ठीक है, लो एप्लीकेबल क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। दो चीजें होती हैं, एक रिटर्न टू फैक्टर होते हैं, एक रिटर्न टू स्केल होता है।
रिटर्न टू फैक्टर मीन्स प्लस और माइनस, और स्केल का मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, जैसे हमने मूवमेंट और शिफ्ट किया था वैसे ही होता है। फैक्टर मीन्स मूवमेंट एंड स्केल मीन्स शिफ्ट। जो कर्व होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है, और लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन स्लोपिंग होगी वो क्या आएगी, अपवर्ड स्लोपिंग, जैसे कि उसकी सप्लाई की बनती थी वैसे। नेचर ऑफ फैक्टर्स क्या है, इसमें फिक्स्ड होते हैं, लेबर जो है वो फिक्स्ड है, लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लेबर जो है वो वेरिएबल, और इसमें सारे के सारे वेरिएबल्स है। ये जो कांस्टेंट लिखा है इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लगाना है उनको स्मॉल, और इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि लेबर हमारा वेरिएबल है, तो प्रोपोर्शन यानी कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो बढ़ता कमता रहे कम होता रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि लेबर जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, लेबर को नहीं चेंज करे, सिर्फ लेबर की बात होगी। और यहाँ पे भी उन्होंने यही बता दिया कि बाकी सारी चीजें फिक्स्ड है, लेकिन जो लेबर है वो वेरिएबल है, और इसमें सबके सब फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, चाहे वो लेबर हो चाहे कोई। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैसे निकलता है, क्यू इज आउटपुट, के इज कैपिटल एंड एल इज लेबर। क्यू इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अब वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता चलेगा। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट that as the quantity of one factor is increased, keeping the other factor, fixing the marginal product of that factor will eventually decline. This means that up to the use of certain amount of variable factor, marginal product of the factor may increase, and after a certain stage it start diminishing. When the variable factor become relatively abundant, the marginal product may be negative. ठीक है, जो हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट के साथ, ये बोल रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और अदर फैक्टर जो है वो रिमेन सेम रहेंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे। हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि लेबर जो था वो वेरिएबल था, वेरिएबल प्रोपोर्शन में, और कैपिटल जो था वो फिक्स था, यानी कि वेरिएबल प्रोपोर्शन में कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, और कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो फिक्स होंगे। और इसमें मार्जिनल को प्रोडक्शन का क्या रोल है, जैसे ही हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी इंक्रीजिंग रेट पे रहेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगी, मार्जिनल रेट हमारा डिमिनिशिंग स्टार्ट होगी। कुछ भी एडिशन करेंगे तो माइनस प्रोडक्शन जो होगी वो डिमिनिशिंग में चली जाएगी, और जब एवरेज वाली हमारी नीचे आने लगेगी तो मार्जिनल हमारी बिल्कुल नेगेटिव में चली जाएगी। और इसी को लॉ टू रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसमें assumptions क्या लेके चलनी है, कि टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम फैक्टर, कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, हमने पहले ही बोल दिया जैसे कि कैपिटल। ठीक है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है जैसे कि लेबर। ये देखो, लेबर दिया होता है 10 तक, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन देखो, पहले वो कम थी फिर इंक्रीजिंग पे गई, मार्जिनल प्रोडक्शन जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ी मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीजिंग पे गई। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग से मार्जिनल कहाँ पे गई, डिक्रीजिंग पे गई। देखो नीचे जा रही है ना, 11 के बाद 4,
6420, ये दैट इज डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग होते होते फिर वो कहाँ चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। ठीक है, जैसे टोटल प्रोडक्शन कम होनी शुरू हुई 56 से 54 हुई, वैसे ही मार्जिनल हमारी माइनस में चली। ये देखो ऐसे रिश्ता है, टोटल प्रोडक्शन तो ऊपर ही जा रही है हमारी, ऊपर जाते जाते टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई। जैसे ही टोटल प्रोडक्शन ऊपर जाएगी मार्जिनल भी ऊपर जाएगी, मार्जिनल भी गई ऊपर। ये देखो टोटल ऊपर जा रही है, मार्जिनल भी ऊपर जा रही है, ब्लैक वाली लाइन जा रही है। देन टोटल जो है वो थोड़ी सी ऊपर को और बढ़ी, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, मार्जिनल प्रोडक्शन थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। और जैसे ही टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग पे गई, मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस में चली गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेज था स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दोनों इंक्रीजिंग स्टेज पे थे, दोनों बढ़ रही थी। देन डिमिनिशिंग रिटर्न, दोनों कम हो रही थी, दोनों नीचे जा रही थी। देन नेगेटिव रिटर्न, जबकि टोटल प्रोडक्शन हमारी डिक्लाइन करेगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। हाँ जी, क्या रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, हमें कुछ फैक्टर वेरिएशन में दिए हुए हैं, तो जो फिक्स्ड है, मतलब जिनको तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, उनका बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं हम, है ना। देन इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है वो इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने मार्जिनल कॉस्ट यूज किया, मार्जिनल प्रोडक्शन यूज किया, एक फैक्टर और बढ़ाया। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएबल फैक्टर की इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। देन इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर है वो डिविजिबल नहीं हो सकते, यानी कि अलग अलग नहीं हो सकते, स्मॉल यूनिट्स में नहीं उनको हम बांट सकते। अगर कैपिटल हम लेके आए हैं 10 लाख की या 1 लाख की, तो वो 1 लाख ही रहेगा, उसको हम 10,000 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी रिसोर्सिस की एफिशिएंसी बढ़ानी। देन सेकंड फैक्टर, जब डिमिनिशिंग आ गया, उसके रीजंस क्या हैं, वो किसके कारण आया है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों ही कम हो गई, वो किसके कारण आया है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, हमने कॉम्बिनेशन है जो ऑप्टिमम स्टेज पे ले लिया, यानी कि हम जो ले सकते थे फुल यूज हो गया फैक्टर्स का। ठीक है, देन इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, जो उसके सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हम जो जिसको जिसको चेंज कर सकते हैं, लैंड की जगह कैपिटल ला सकते हैं, कैपिटल जगह लैंड ला सकते हैं, लेबर ला सकते हैं, तीन ही फैक्टर है हमारे पास इनपुट। तो जो ये तीन फैक्टर है ये इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। लेबर भी परफेक्ट नहीं है, लैंड भी कभी कभी परफेक्ट नहीं होती है हमारे पास, और कैपिटल भी परफेक्टली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देन अब नेगेटिव क्यों गई, नेगेटिव जाने के क्या कारण है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास कैपिटल ही उतना है, हमारे पास 1 लाख ही कैपिटल है, तो आगे प्रोडक्शन के लिए हमें और कैपिटल चाहिए होगा, लेकिन जो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम माइनस में जा रहे हैं। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकती है वेरिएबल और फिक्स की, दोनों कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इफिशियंसी कम हो गई है वेरिएबल की, यानी कि लेबर की काम करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। हाँ जी, इन्होंने एप्लीकेशन की है वेरिएबल प्रोपोर्शन की, कहाँ का, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। कैपिटल दिया हुआ है, इस हिसाब से लेबर के हिसाब से हमने ये कर्व बनाई है कैपिटल की। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है एक आइसोकैंट, आइसोकैंट का मतलब क्या होता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आइसोकैंट का मतलब है बाकी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट।
बाकी जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उन सबको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि उसमें चेंज नहीं लेके आ रहे। ठीक है, ये देखो कैपिटल आइसोकैड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कन्वेक्स होती है कर्व। ठीक है, कनकेव नहीं होती, कन्वेक्स होती। और रीजन से भी कन्वेक्स होती है और स्केल से भी। हायर आइसोकैड रिप्रेजेंट द हायर आउटपुट। ठीक है, आइसोकैड का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल प्रोपोर्शन है या जितने भी हमें प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको इकट्ठे यूज करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन। आइसोकैड डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी आपस में काटेंगे नहीं एक दूसरे को। नहीं, नहीं बनेगी। कॉम्बिनेशन है ना, ये किसी और का कॉम्बिनेशन है, ये किसी और का कॉम्बिनेशन है। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट होएगा, यानी कि उस लेवल तक हम आउटपुट करें तो हमारे लिए बेटर होगा। उससे ऊपर करते हैं तो भी नुकसान, नीचे करते हैं तो भी नुकसान। ये शेप दी हुई है आइसोकैड की, देखो कैपिटल और लेबल दो चीजों को यूज करके दोनों का कॉम्बिनेशन। आइसोकैड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। ये मार्जिनल रेट दिखा रहे हैं, यानी कि एक थोड़ा सा बढ़ने से, एडिशन करने से कितना चेंज आता है। ये देखो थोड़े से एडिशन से कितना चेंज आया है, के कैपिटल में और एक लेबर में। तो हमारा चेंज कहाँ पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया। तो यहाँ पे इतना चेंज किया तो बी से सी पे पहुंच गया। आइसोकोस लाइन, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट करते हैं वो आइसोकॉन्ट कोस्ट लाइन होती है, आइसो कोस्ट लाइन होती है। ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल एंड आर की। एल यानी कि लेबर और के यानी कि कैपिटल। डब्ल्यू यानी कि वर्किंग रेट, जितने वेजेस मिल रहे हैं, वेजेस रेट। ठीक है, और आर यानी कि रिटर्न प्राइस ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जितना भी उनको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर आइसोकॉन्ट लाइन को क्या क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइस लाइन भी बोलते हैं, आउटले लाइन भी बोलते हैं और फर्म बजट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आइसोकॉन्ट लाइन। आइसोकॉन्ट में जो लाइन खींची जाती है वो आइसोकोस लाइन होती है। हाँ जी, चेंज इन प्राइस लाइन, प्राइस लाइन के बीच में चेंज कैसे आता है, चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर, चेंज इन द टोटल कॉस्ट। ठीक है, जब फैक्टर्स में चेंज आता है उसकी वजह से प्राइस लाइन में चेंज आता है, और कॉस्ट की वजह से प्राइस लाइन में चेंज आता है। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, लेबर और कैपिटल, और कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट। ये देखो, लेबर की वजह से चेंज आया, कैपिटल की वजह से चेंज आया, और टोटल कॉस्ट की वजह से चेंज आया। ठीक है, लेबर की वजह से चेंज आया तो सिर्फ लेबर में चेंज आता है, कैपिटल की वजह से चेंज आया तो कैपिटल में चेंज आएगा,
और टोटल कॉस्ट में चेंज आया तो ओवरऑल चेंज है। क्लियर है? हाँ जी, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम निकालना है अब। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम यानी कि टू एंगल्स को मिलाकर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आइसो कोस्ट लाइन बनाएंगे। ठीक है, आइसो कोस्ट लाइन जो हमने ऊपर पढ़ा, दोनों की कोस्ट कितनी लग रही है, लेबर और कैपिटल की। ठीक है, हमने बना ली लाइन। के बाद हम उस पे जितना जितना लग रहा है हमारा, ठीक है, यानी कि इस स्टेज पे जितनी अमाउंट लग रही है, फिर देन उस अगले स्टेज में कितनी अमाउंट लग रही है, तीनों अमाउंट्स को देख के उन तीनों का आइसोकोस लाइन बना देनी है। आइसोकोस लाइन बनाने के बाद आइसो आइसो कॉन्ट बनाना है। आइसो कॉन्ट यानी कि ये जो कर्व शेप बनी हुई है ये वाली, कनकेव कन्वेक्स वाली, कन्वेक्स बनानी है, यानी कि आइसो कॉन्ट बनानी है। देन जहां पे ये कट हो रहे होंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब इतने इतना अगर हम खर्चा करते हैं तो सही रहेगा, इससे ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान होएगा, और इससे कम करेंगे तो भी नुकसान है। यानी कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे अगर हम इतना इतना यूज नहीं करते, इस स्टेज तक यूज नहीं करते। हाँ जी, रिटर्न टू स्केल क्या होता है? रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि सारे के सारे वेरिएबल है, कुछ भी फिक्स नहीं है, उसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, हमने लॉन्ग टर्म ने बोला ना कि रिटर्न टू स्केल का प्रोसेस है ये। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि इसमें सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, दैट इज रिटर्न टू स्केल। ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, इंक्रीजिंग केस है। देन ये कांस्टेंट केस है, यानी कि दोनों बराबरी पे बढ़ रहे हैं। 20 था 40 हो गया तो 100% पे बढ़ रहे हैं। 20 था 60 हो गया तो ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। देन डिमिनिशिंग आ गया। डिमिनिशिंग यानी कि कम होना। 20 से 30 सिर्फ 10 ही बढ़े हैं। लेबर 100% बढ़ रही है, लेकिन कैपिटल 100% बढ़ रही है, लेबर भी 100% बढ़ रही है, बट जो रिजल्ट है वो सिर्फ 10% आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन से फैक्टर यूज किए जाते हैं? चैप्टर क्लियर है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन? हाँ जी, दीक्षा स्नेहा, इज दैट क्लियर? प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया? रेट ऑफ स्केल पता चल गया क्या होता है रेट ऑफ स्केल? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते। मार्जिनल क्या होता है?
हाँ जी बताओ, मार्जिनल क्या होता है? एप्लीकेशन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइड टू ऑल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फील्ड है प्रोडक्शन के, जहां जहां प्रोडक्शन की जाती है, सब जगह पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज किया जाता है। तो मोस्टली कहाँ होती है प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में, फर्म्स में। तो वहां पे इनको यूज करते हैं जहाँ पे कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। फर्म इंक्रीज करती है अपना आउटपुट टू और मोर वेरिएबल फैक्टर्स को लेकर, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल। मोस्टली हम लेबर और कैपिटल को ही यूज करते हैं। ठीक है। क्यू इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। बस देखो, लेबर है और कैपिटल है, दोनों को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके नाउ क्लियर। एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं बताया बेटा उन्होंने। और जब भी अगर आपको एप्लीकेशन कोई आएगी भी, उसमें आपको इसका लेबर भी दिया होगा, टोटल कॉस्ट भी दी होगी, आपको एवरेज और मार्जिनल निकालनी होगी। एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल को लेबर के साथ डिवाइड करके। और मार्जिनल कैसे निकलेगी? जो भी दोनों में चेंज आ रहा है, दोनों में जो चेंज आ रहा होगा, दो क्वेश्चन में जो चेंज आ रहा होगा, यानी कि 2000 से 2100 पे गया, तो चेंज कितने का आया? 100 का। और लेबर 10 से 11